छुट्टियों में IMF के साथ 9 माह के लिए 3 अरब डॉलर्स के स्टैंड बाय अरेंजमेंट का स्टाफ लेवल मुआहिदा होने के बाद आज जब मार्केट्स खुली तो एक अरसे के बाद हर तरफ तेजी ही तेजी नजर आई। स्टॉक मार्केट में तारीख का तेज तरीन दिन देखा गया और 100 इंडेक्स 2446 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद हुआ। मार्केट खुलते ही 5% ऊपर चली गई। इसलिए रूल्स के मुताबिक 7 मिनट के बाद ही मार्केट में ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। 75 से ज्यादा स्टॉक्स में अपर लॉक्स लग गए और दूसरी तरफ ओपन मार्केट में रुपए की कदर में 5 रुपए बेहतरी देखी गई और डॉलर 285 रुपए में दस्तयाब था। गुज़िश्ता हफ्ते ही बैनुल अक़वामी मार्केट्स में पाकिस्तान की बॉन्ड्स में बेहतरी देखी गई क्योंकि डिफॉल्ट के खतरे की वजह से वो बहुत गिर गए थे और IMF मुआहदे की खबर आते ही उन बॉन्ड्स की कदर में बेहतरी आई। यानी IMF प्रोग्राम की खबर आने के बाद मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई है। डिफॉल्ट का खतरा टल गया है, मगर सवाल उठ रहा है कि स्टेट बैंक के जरिए मुबादला के ज़खायर जो 16 जून को 3.5 अरब डॉलर्स की सतह पर आ गए थे, अब उनमें कितना इजाफा होगा और कैसे होगा। 3 अरब डॉलर्स में से 1.1 अरब डॉलर्स की पहली किस्त तो IMF जुलाई में ही दे देगा, मगर और कहां से डॉलर्स आएंगे? सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी इदारे कब पैसे देंगे? IMF की शराइत के मुताबिक इस वक्त मौजूदा हुकूमत को और फिर निगरां हुकूमत को फिस्कल डिसिप्लिन में रहने के लिए इकदाम करना होंगे। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा। आज हुकूमत ने IMF को बाज़ाब्ता तौर पर अपना लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है, जिसमें आने वाले अरसे में पाकिस्तान की जानिब से मुतादिद मुआशी इकदाम की यकीन दहानी करवाई गई है। इस हवाले से नुमाइंदा जंग और द न्यूज़ मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत के साथ IMF को लेटर ऑफ इंटेंट भिजवा दिया है, जिसमें IMF को यकीन दहानी करवाई गई है कि पाकिस्तान अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाएगा। पाकिस्तान सरकारी शोबे के इदारों में इस्लाहात करेगा। 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं देगा। पाकिस्तान कर्ज देने वाले इदारों की यकीन दहानियों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा। तिजारत पर पाबंदियां भी खत्म करने का फैसला किया गया है। IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लेटर ऑफ इंटेंट कर्ज दरख्वास्त पर गौर करेगा। इस हवाले से IMF की बोर्ड मीटिंग 12 जुलाई को होगी, जिसमें पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब आज अहम खबर यह भी आई है कि जून के महीने में महंगाई 29% पर आ गई है, जो मई के 38% के मुकाबले में 9% कम है। आने वाले दिनों में भी बेस इफेक्ट तो किक इन करेगा, मगर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का दबाव भी बढ़ेगा। रुपए की कदर मुस्तहकम रही तो महंगाई नीचे लाने में उसका अहम किरदार होगा। हुकूमत ने IMF के मुताबिक अपना बजट एडजस्ट कर लिया है और वो 1 जुलाई से नाफिज भी हो गया है। 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए गए हैं। टैक्स महसूलात का टारगेट 2200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9415 अरब रुपए कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी की गई है। 1 जुलाई से नॉन फाइलर्स पर बैंक से 50,000 रुपए से जायद निकालने की सूरत में 6% का टैक्स लागू हो चुका है। 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया है। बैरूनी करेंसी में क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है और यह टैक्स उन अफराद के लिए 10% होगा जो एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा दीगर टैक्स इकदाम ले लिए गए हैं। पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए कर दी गई है और यह 60 रुपए तक जा सकती है। मगर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने वाकई बतौर रियासत यह फैसला कर लिया है कि 23 दफा IMF प्रोग्राम में चले गए मगर अब नहीं जाएंगे। अब मुल्क की मईशत में रिफॉर्म्स होंगे। महज 9.5% के टैक्स टू GDP के साथ मुल्क नहीं चल सकता, जबकि भारत का टैक्स टू GDP 17%, यहाँ तक कि नेपाल का 18% है। हजारों अरब रुपए के नुकसान करने वाले इदारों के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। महज 30 अरब डॉलर की बरामदात के साथ मुल्क नहीं चल सकता। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि IMF मुआहिदा पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देगा, मगर पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी और आमदनी बढ़ाना होगी। कलील मुद्दत में मुआशी सरगर्मियां मुतासिर रहेंगी, जबकि बुलंद शराय सूद और महंगाई हुकूमती अखराजात और कारोबारी सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेगी। अगले चंद माली सालों में पाकिस्तान को अपनी बैरूनी अदायगियों की जरूरत पूरी करने के लिए एक तवील मुद्दती बैरूनी फाइनेंसिंग का प्लान दरकार है, जो कि एक और IMF प्रोग्राम की सूरत में ही मुमकिन हो सकता है। मगर इलेक्शन के बाद ही वाज़ेह होगा कि पाकिस्तान अगले IMF प्रोग्राम में जाएगा या नहीं जाएगा, और जब तक नया IMF प्रोग्राम नहीं होगा तो उस वक्त तक पाकिस्तान की तवील मुद्दती बैरूनी कर्ज लेने की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर रहेगी। ये मूडीज का कहना है। मगर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान से खिताब करते हुए कहा कि खुदा करे कि ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। 3 अरब डॉलर इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे। पहली किस्त जुलाई में 1.1 बिलियन डॉलर की होगी। डील होने से कई माह पहले चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है, तकरीबन 5 अरब डॉलर के जो रोल ओवर्स हुए हैं सॉवरेन लोन्स के और
کمرشل لونز کے، یہ اگر ہمیں نہ ملتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ سعودی عرب سے $2 بلین کو لانے میں ہمارے سپہ سالار کا کلیدی رول ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کا، اور یو اے سے جو ہماری کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی $1 بلین کی، اس میں بھی اپنا پیش رفت میں ان کا کلیدی رول ہے۔ یہ فخریہ لمحہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اٹس اے بریدر، یہ ہمیں بریدنگ اسپیس ملی ہے۔ وی مسٹ کنورٹ دس انٹو این اپرچونٹی۔ خدا کرے کہ یہ آخری IMF سے ہماری ڈیل ہو اور دوبارہ کبھی ہمیں IMF سے کے پاس نہ جانا پڑے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ملک کے ذخائر کب بڑھیں گے اور کس تعداد میں بڑھیں گے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ IMF سے پہلی قسط $1.1 ارب کی جولائی میں مل جائے گی۔ 3 دن پہلے جب آپ نے وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو آپ نے کہا جو ملک کے ٹوٹل ذخائر ہیں جو کہ 16 جون کو $8.8 ارب تھے، وہ جولائی کے مہینے میں ہی $14 ارب ہو جائیں گے، یعنی کہ تقریباً $5 ارب کا اضافہ ہوگا، یعنی کہ اسٹیٹ بینک کے ذخائر آپ کوئی $8.5 ارب تک پہنچتا دیکھ رہے ہیں۔ کہاں سے پیسے آئیں گے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ شاہ زیب صاحب شکریہ۔ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا ایک ٹف 8 مہینے کا ایک عرصہ گزرا ہے، اور مجھے یہ ریمائنڈ کراتا ہے 98 کے جو ایٹمی دھماکے ہوئے تھے 28 مئی 1998 کو، اس رات ہمارا پروگرام سسپینڈ ہوا تھا، اور یہ جا کے 2 ویک آف جنوری 1999 کو یہ ریوائیو ہوا، جو کہ آلموسٹ 8 مہینے کا عرصہ تھا۔ اس پروسیس میں اگر آپ اجازت دیں یہ عرض کروں کہ ہمارے جو ہمارا تو نویں ریویو کی بات ہو رہی تھی، جو کہ فیبری کی 9 تاریخ کو ٹیکنیکل ختم ہو گیا تھا۔ ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ میجر ہماری ہرڈل تھی، جو کہ 6 بلین تھی۔ ہمارا آرگومنٹ تھا کہ یہ 6 بلین جو ہے یہ زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 7 بلین جس بیسس پہ کیا گیا ہے وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ اب میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق شاید 4 بلین بھی نہیں ہوگا 30 جون تک، کیونکہ پہلے 3 مہینے مارچ اپریل میں ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھے 750 ملین، 18 ملین، پھر 257 ملین، اور جون جو انڈیکیشنز ہیں کہ غالباً یا بریک ایون یا وہ ہوگا۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، ہماری جو آخری کوشش تھی جب پیرس میں پرائم منسٹر اپنا شہباز شریف صاحب نے MD کو ملے، تو انہوں نے کہا کہ آپ فائنانس منسٹر کو کہیں کہ بجٹ کے جو نمبرز ہیں اور ڈیٹیل شیئر کریں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے میں پبلک میں کہہ چکا تھا کہ 9واں ریویو مکمل ہوگا تو ہم بجٹ کے نمبر شیئر کریں گے، 10واں ریویو شروع ہو جائے۔ اب چونکہ ہم جون میں آ چکے تھے اور بجٹ ہم پیش کر چکے تھے 9 جون کو، تو ہم نے پھر بجٹ کے نمبر شیئر کر لیے، اور اس حوالے سے میرے نزدیک ایک طرف تو 9واں ریویو 30 سپٹمبر تک کا تھا، دوسری طرف جو بجٹ تھا وہ پورے سال کو کور کرتا ہے۔ جب آپ اگلے سال کے دیکھتے ہیں تو کمپیریٹیو نمبرز آپ کے 30 جون تک جو ریوائز ایسٹیمیٹ جیسے ہم کہتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جو انفارمیشن کی ان کو دیتے گئے، اور پھر ہماری یہ گزارش تھی کہ پھر اب آپ صرف اگر 9واں ریویو کریں گے تو ہمارے جو $2.5 بلین بچے ہوئے ہیں اس پروگرام کے، جو 2019 میں شروع ہوا تھا، تو ہمارا قریباً 1.45 قریباً 1.5 بلین کا کہہ لے گا ہمارا وہ لیپس ہو جائے گا۔ تو ہمیں کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے پیسے یعنی ڈراپ یا لیپس نہ ہوں۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہماری ان سے مختلف ڈسکشنز اور پرپوزلز کی بات ہوئی، تو ایونچولی ہم نے یہ طے کیا کہ ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ SPA جسے کہتے ہیں وہ ہم کر لیں، اور وہ چھوٹی مدت کا ہو، تاکہ 1.5 مہینے اس حکومت کا تھا، 3 مہینے اپ ٹو 3 مہینے الیکشن کے پروسیس ہے، اور اس کے بعد پھر 1.5 مہینہ گورنمنٹ بننے میں لگ جاتا ہے، 1 مہینے نہیں گورنمنٹ کو۔ تو میری پریفرنس 8 سے 9 مہینے، اور میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ 3.5 بلین اگر سائز ہو جائے، 2.5 جو بچا ہوا ہے، تو دیٹ ول بی این آئیڈیل سچویشن۔ تو انہوں نے یہ پھر ایونچولی، میں لمبی بات فاسٹ فارورڈ، تو ایونچولی ہمارا یہ طے ہوا کہ 9 مہینے کا پروگرام ہوگا، کیوں ان کا خیال تھا 12 سے 15 مہینے، لیکن وہ سائز جو تھا 3 بلین تھا، اور 500 ایکسٹرا جو تھا وہ یعنی اینڈ لوڈڈ تھا آخر میں۔ تو ہمارا جو فائنل پھر جو طے ہوا وہی کہ 9 مہینے کا پروگرام ہوگا، جو کہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوگا۔ اس کے لیے ہماری فرنٹ جو لوڈڈ پیمنٹ ہوگی وہ 9ویں ریویو کے برابر ہوگی، رفلی 1.1 بلین، جو کہ ہمیں 9واں ریویو اگر سکسیسفل 30 جون تک ہوتا تو ہمیں وہ پیسے ملنے تھے۔ جو بیلنس اماؤنٹ ہے 1.9 بلین، وہ ہمیں پھر 2 اور ریویوز ہوں گے 9 مہینے کے درمیان، اس میں ہمیں وہ ڈسپرسن ملے گی۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک اس کی آؤٹ کم اچھی ہوئی ہے. مگر ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا آخر تک لگ رہا تھا کہ یہ ہو نہیں پائے گا؟ کیونکہ جب آپ وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے ہفتے کے دن تو اس دن وزیر اعظم نے کہا کہ جب انہوں نے آپ سے بات کی کہ جی بجٹ ایڈجسٹ کر دیں جس طریقے سے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے تو آپ نہیں تھے تیار، مگر وزیر اعظم نے کہا کہ اگر نہیں مانا آئی ایم ایف تو بھائی ہم بعد میں ریورس کر دیں گے مگر ابھی کر دیں. تو پھر آپ نے یہ 215 ارب روپے کی غالباً ایڈجسٹمنٹ کی ہے اور اس کے بعد مگر ہو گیا آئی ایم ایف کا پروگرام. جی میں عرض کرتا ہوں جی، میں بائی دی وے بیسڈ آن مائی 1998-99 کے ایکسپیرینس پہ، میں جب ہماری ٹیم اور میں اب نام نہیں لوں گا جو کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ یہ نامہ ریویو نہیں ہوگا، جس طرح کی اب مشکل نیگوشیشن جاری تھی اور کئی راتیں لگیں، تو میں نے کہا یہ ہوگا اور آخری ہفتے میں ہوگا، کیونکہ ٹو بی فیئر یہ ادارے اتنا وہ نہیں اپنے ظاہر ہے کہ اپنی تاریخ میں لکھوائیں گے کہ ہم نے ہر چیز کر دی، اور ایک فائنینسنگ گیپ کی وجہ سے وہ جو کہ ہمارا چیلنج تھا کہ فائنینسنگ گیپ ریوائز کیلکولیشن ہونی چاہیے. میں بڑا شور تھا ہوگا، لیکن یو نیور نو. جب مجھے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا پیرس سے کہ آپ، کیونکہ ان کی ایم ڈی سے یہی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے فائنانس منسٹر کو یہ کہیں کہ وہ دے دیں نمبرز جو وہ نہیں دے رہے بجٹ کے. تو مجھے یہ ڈر تھا. میں نے پھر کہا بھی، میں نے پرائم منسٹر کو یہ جو انہوں نے صحیح کوٹ کیا کہ اگر میں جو نیگوشیٹ ہو رہا ہے بائی دی وہ کافی اوپر نمبر تھا، جو ہم نے ٹیکسز لگائے اتنا نمبر نہیں تھا، وہ غالباً اس سے 3 گنا تھا. تو جو نیگوشیٹ کر کے ہماری قریباً 3 راتیں لگی، جو فائنل نمبر تھا 215 کا، میں نے کہا اگر میں نے ٹیکسز لگائے تو خدا نہ خواستہ اگر نواں ریویو نہ ہو تو میں تو پھر میرے لیے بہت مشکل ہوگی، اور میں سائیکولوجیکلی تو آئی ول بی ویری انہیپی. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ریورس کر دینا اگر نہ ہوا. تو انہوں نے جو لاہور میں کوٹ کیا وہ ٹھیک کیا. آپ نے مین جو سوال پوچھا تھا شاہ زیب صاحب کے جو میں نے 14-15 بلین کا ریزرو کی میں بات اس کی، سوال پر آ رہا ہوں. میں مگر سوال پر آنے سے پہلے پھر ظاہر آگے کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس چیز کو بھی ایڈریس کریں گے کیونکہ آپ کے ہوا یہ کہ آپ ملے امریکی سفیر سے اور متعدد آپ نے ملاقاتیں کی. وزیر اعظم نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی کریڈٹ دیا، اور خبر یہ ہے کہ انہوں نے جو سیکرٹری خارجہ امریکہ کے ان سے 2 دفعہ فون پر بات کی. پھر وزیر اعظم نے متعدد دفعہ ایم ڈی آئی ایم ایف سے بات کی، ان سے ملاقات بھی کی، انہیں خطوط بھی لکھے. بعد میں بجٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی اور آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو گیا. تو یہ جو جیو پولیٹکس کا معاملہ تھا وہ کہاں چلا گیا اسحاق صاحب؟ دیکھیں اس میں ویلز ود ان ویلز ہوتے ہیں. شاہ زیب صاحب آپ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھے سے سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک میں نہیں کہی جا سکتی. میں سم ہاؤ کنونس تھا کہ یہ ادارے جو گلوبل ہیں ایونچولی، کیونکہ میں نے بھگتا ہوا ہے نا، میں نے 98-99 میں بھگتا ہوا ہے، مجھے 8 مہینے لگے. اس سے کوئنسیڈنس کے بھی پھر 8 مہینے لگے اس پروگرام کو فائنلائز کرتے ہوئے. تو یہ ممکن میری ہوئی بالکل، میری چائنیز امبیسڈر سے بھی ملاقات ہوتی رہی، میری یو ایس امبیسڈر سے بھی ملاقات ہوتی رہی. بیسیکلی یہ جو میسیجنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی پلیز بی فیئر ٹو اس. جیسے میں آپ کے پروگرام میں پچھلی دفعہ ایک لفظ یوز کیا تھا، وہ کافی دنیا کے سرٹن کیپٹلز میں وہ بڑا کیچ ہوا، جس کا ابھی آپ نے کہا جیو پالیٹکس والا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنلی وہ جو تھا، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ایکسیپٹڈ کہ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم 5.6 بلین کے ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ ابھی بھی ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، آپ کو یہ پورا کرنا ہے، اور اس لیے کرنا ہے کہ آپ کے جو آنے والے 6 مہینے ہیں وہ کمفرٹیبل گزریں گے. تو ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کر لیا. اور ہمارا اب جو ایم ای ایف پی ہے جو ہم نے سائن کیا ایل او آئی، یہ ظاہر ہے کہ جو پہلے ایم ای ایف پی تھے وہ نومے ریویو کے حوالے سے تھے. یہ جو ایم ای ایف پی ہے یہ ایل او آئی کے ساتھ ہے جو کہ اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کے حوالے سے ہے. دیز آر نیو ڈاکومنٹ جو ہماری آخری 3 دن جو جون کے 28, 29, 30 میں ایکسچینج ہوئی، اس سے پہلے تو ہماری ڈاکومنٹ ساری 9th ریویو کے حوالے سے تھی. ابھی جو ہماری ڈاکومنٹس ہیں یہ ہے ایس بی اے کے حوالے سے، اور اس کی ڈیٹیل آپ نے خود بھی بتا دی، میں نے بھی بتا دی. تو اب اس میں ایک جو لیٹر آف انٹینٹ اس میں ایک اہم نکتہ ہے کہ پاکستان اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے گا. آپ نے ہفتے کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ تقریباً $5 ارب کا اضافہ تو صرف جولائی کے مہینے میں ہو جائے گا. تو کمنگ بیک ٹو دیٹ کوسچن، یہ کیسے ہوگا، کیا پاتھ ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو مارکیٹس نروس ہوتی ہیں وہ زر مبادلہ کے ذخائر گرنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں اس میں شاہ زیب صاحب، ایک تو ہم نے جیسے میں نے کہا کہ $5.6 بلین کے جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہم نے ریز کرنی ہے اس ایگریمنٹ کے تحت، اس میں وہ ہم نے سب مٹیریلائز کرنے کا پلان ہے. جو آپ نے پڑھا کیسے بڑھیں گے،
مثلا 2 अरब सऊदी अरेबिया के जो 2 है डिपॉजिट, इंशाल्लाह अब हमें उसको मटेरियलाइज करना है जुलाई के महीने में। 1 अरब यूएई का जो है मटेरियलाइज करना है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने उनको कमिटमेंट्स दी हुई हैं। दे हैड कंफर्म कि वी विल गिव बायलैटरल सपोर्ट अप टू 2 बिलियन 1 बिलियन, ये कमिटमेंट्स हैं। एक हमने जो वर्ल्ड बैंक का अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर दिया हुआ है, जो कि 3 साल से लटका हुआ था, जिसके प्रायर एक्शन मैंने आने के बाद सारे मुकम्मल किए। उन्होंने कंफर्म किया IMF को कि राइज टू जो है फिस्कल जो है प्रोग्राम लैंडिंग, वो इन्होंने मुकम्मल कर दिया। तो उन्होंने 450 उन्होंने देने, हमें को फाइनेंसिंग एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 250 की देनी है। ओरिजिनल 450 था, लेकिन 200 उन्होंने उसमें फ्लड में दे दिए थे। इसी तरह हमारे जिनेवा के जो हमारे प्लेजेस थे वो 350, तो ये 4 बिलियन हो गया। 5वां बिलियन हमारा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का है, और 600 मिलियन जो बाकी बचा है उसके अरेंजमेंट इन हैंड है, और इंशाल्लाह बोर्ड मीटिंग से पहले वो भी इन प्लेस होंगे। और 5.6 बिलियन रफली हमारी जो इनफ्लोज होंगी, उससे आप वो मेरा नंबर है जो मैंने पब्लिकली कहा है। तो इफ़ यू ऐड एज ऑफ टुडे कि 9-9.5 बिलियन में अगर 5-5.5 ऐड हो, तो इट विल बी अबाउट 14 से 15 बिलियन डॉलर के दरमियान में रिजर्व्स होंगे। छोटी मोटी जो पेमेंट्स हैं हमारी जो सॉवरन आती रहती हैं, उसमें से अगर निकाल भी दी जाए तो और इन 9 माह में क्या बात है पाकिस्तान के मुआवजे के ज़खायर आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है जिनेवा में बड़े प्लेजेस हमें मिले थे, फिर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये भी पैसे नहीं दे रहे थे, IMF का प्रोग्राम क्योंकि नहीं था, क्या बात है आगे का? नहीं, मैं समझता हूँ कि वी विल बी कंफर्टेबल। हमारा जो दिसंबर तक के 6 महीने की प्रोजेक्शन है, जिसपे कुछ डिबेट भी हो रही है मीडिया में कि जी वो कैसे चलेगा, एवरीथिंग। जैसे जब मैं फरवरी मार्च में कहता था कि 30 जून तक एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, आपको याद होगा फिच की एक रिपोर्ट आई थी एंड ऑफ अप्रैल कि इनके पास $4 बिलियन हैं स्टेट बैंक में, और इन्होंने 3.7 देने हैं मई और जून में, आपको याद होगा। तो उसका मैंने फिर जवाब दिया था, मुझे ये याद नहीं कि आपके प्रोग्राम में या अदरवाइज, तो मैंने कहा था कि हर पेमेंट इज ऑलरेडी अरेंज्ड एंड इज टेकन केयर ऑफ। तो वो वही हुआ कि हमारे 3.7 बिलियन के या हमने पेमेंट्स की, या हमने रोल ओवर करवाया, या हमने इवन प्री पे किए। आपको याद होगा कि एज ए पॉलिसी, एज ए स्ट्रेटजी, जो लास्ट वीक ऑफ जून की पेमेंट थी, जो कि अपना 1 बिलियन हमने देना था चाइना डेवलपमेंट बैंक को, और 300 बिलियन बैंक ऑफ चाइना को, हमने उसको प्रीपोन किया कि अगर हम आखिरी हफ्ते में करेंगे तो ये इसमें तो रोल ओवर में पीरियड लगता है कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन, माजी में तो 3 दिन 4 महीने मिल गए फरवरी से पहले जो हमें वापस मिले थे। तो वो मैंने फिर मेरी टीम ने उन बैंकों से नेगोशिएट करके प्री पेमेंट की विदाउट एनी पेनल्टी बाय द वे। तो हमने वो आपने बिफोर ड्यू डेट पे की ताकि हम कंफर्टेबल हों 30 जून तक। वही हुआ आपके सामने, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। तो इसी तरह हमने दिसंबर तक की भी प्रोजेक्शन करके की हुई हैं कि हर पेमेंट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो चूंकि ये अभी 40 दिन के करीब ये है, और आगे फिर वो 3 महीने के रफली मैक्सिमम इलेक्शन पीरियड होगा, और फिर जो प्रोसेस है, तो जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए दिसंबर तक कोई जो है ना कोई इश्यू नहीं होगी। अरेंजमेंट्स विल बी इन प्लेस हाउ टू मूव फॉरवर्ड। तो हमें फिर एक और IMF प्रोग्राम में मूडीज कह रहा है कि हमारी जो बैरूनी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज्यादा है। अगले साल में 23-24 अरब डॉलर है, अगले 3 साल में कोई 74-75 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियां जो हमने करनी है। हमें फौरी तौर पर जो भी नई हुकूमत आएगी उसे IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब तो दावा कर रहे हैं कि अगली हुकूमत उनकी आएगी, आप उनके बहुत ज्यादा करीब हैं, तो यही होगा कि जो भी नई हुकूमत आएगी वो फिर फौरी तौर पर IMF के नए प्रोग्राम में जाएगी। 74-75 बिलियन तो नहीं है ड्यू शाहजेब साहब अगले साल में, अगले 3 सालों में। अगले साल में 23 से 24 अरब डॉलर, अगले 3 सालों में 74 से 75 अरब डॉलर। अच्छा 3 सालों में अच्छा 3 सालों में वो देखें, ये एक फ्लो है, ये एक प्रोसेस है, हर गवर्नमेंट करती है। अगर आपको 17-18 आप अगर याद करेंगे तो उसमें भी 35 बिलियन के जो है पेमेंट्स और डिसबर्समेंट हुई थी, तो फैसिलिटीज अरेंज हुई थी। मैं नहीं समझता कि ये 25 अरब की एवरेज पर एनम जो है आइदर रोल ओवर, रिन्यूअल्स और न्यू फैसिलिटीज, मेरे नज़दीक हमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी जो चीज़ है कि हम अपने एक्सटर्नल अकाउंट को मैनेज करें, और हम इसमें एक्सटर्नल लोन्स में एडिशन ना होने दें, एटलीस्ट बिग वंस जैसे हमारी होती रही हैं कि हमने 20 अरब में 70 अरब डॉलर में छोड़ा था,
अभी जब वापस आए 5 साल के बाद तो वो 100 बिलियन पब्लिक डेट है और लाइबिलिटीज डाल दे तो 129 बिलियन डॉलर थे। तो ये जो सिचुएशन है इसको अवॉइड करना चाहिए, जिसको मैं हमेशा लफ्ज़ देता हूँ फिजिकल डिसिप्लिन का, और वो मैं 2013 से 17 तक भी उसी को फॉलो किया, और मैं अब भी एक 8-9 महीने जो गुजरे हैं पिछले, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। मैं हूँ या कोई और हो, हमें जमहूरियत के साथ फिजिकल डिसिप्लिन को अपनाना होगा, particularly about external account. We must not spend foreign exchange और must not commit liabilities create ना करें जो हमने फ्यूचर में अदा करनी हो, जो हम पे ना कर सकें। और हमें अगर 5 साल पहले का मेरा मंतक समझ आ जाती, जहांजेब साहब आज, शाहजेब साहब आज हम इस जगह पे ना खड़े होते हैं। तो डॉक्टर साहब जो फिजिकल साइड है उसमें टोटली स्मूथ सेलिंग, उसमें एक्सटर्नल और डोमेस्टिक दोनों की बात कर लेते हैं। अब मसला ये कि जो आज जून के नंबर्स आए हैं उसमें जो मई के मुकाबले में भी जो ट्रेड डेफिसिट है वो 15% कम है, 1.8 अरब डॉलर्स का आया। आप कह रहे हैं कि सरप्लस होगा या फिर ऑलमोस्ट बैलेंस होगा, मगर अब IMF की कमिटमेंट के तहत जो इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन है वो हटानी होंगी। ऑन पेपर तो वैसे भी हटा ली गई है, बट प्रैक्टिकली भी हटानी होंगी, क्योंकि IMF मुसलसल नजर रखेगा, वो किस्तों में पैसे देगा और नजर रखेगा। तो करंट अकाउंट बहुत ज्यादा बाहर नहीं हो जाएगा हमारे जो टारगेट्स है उससे, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, मैं समझता हूँ कि कुछ हमारी पेमेंट्स होती हैं, ट्रेड डेफिसिट भी है, कुछ और भी पेमेंट्स होती हैं। ये फिस्कल मैनेजमेंट ज़रूरी है और ये फिस्कल मैनेजमेंट हो सकती है और की जा रही है। एटलीस्ट जब से मैंने जिम्मेदारी संभाली है, टाइट फिस्कल मैनेजमेंट पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल अकाउंट, वो उसको फॉलो किया जा रहा है। इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन हमने जो लिफ्ट की हैं वो इंशाल्लाह जहाँ तक इंडस्ट्री या ट्रेड का ताल्लुक है वो उसी तरह फ्री है और कुछ अब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं है। लेकिन आपकी सारी इन्फो हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ तवज्जो देनी है। हमारा एक इकोनॉमिक रिवाइवल का प्रोग्राम है, वो डोमेस्टिक भी है और वो एक्सटर्नल अकाउंट के हवाले से भी है। डोमेस्टिक जो है हमने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और काफ़ी स्पीड वो खो चुका है। आपको भी पता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन SIFC के हवाले से पब्लिक भी हो चुकी है। और जहाँ तक हमारा मिनरल्स का है, इसको हमने एक्टिवेट करना है। आने वाली गवर्नमेंट जिसकी भी हो, हमने उसका वेट नहीं करना। मेरी कोशिश होगी कि हम सॉवरेन वेल्थ फंड क्रिएट कर दें, ताकि ये जो एक यानी कंट्री की इंसॉल्वेंसी की बात शुरू हो गई थी और नहीं होनी चाहिए थी, लिक्विडिटी क्रंच था, ये बात सही है यानी करंट लेवल पे, लेकिन ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान सॉल्वेंट नहीं है। मैनी फोल्ड 100 अगर 29 बिलियन के एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज हैं तो 3000 अरब मिनिमम आपके अल्लाह के फल से आपके पास मिनरल्स और आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो हमें उसको सारे को अब चैनलाइज करना है। मगर डॉक्टर साहब एक लेटर ऑफ इंटेंट में ये भी लिखा ना कि पाकिस्तान सरकारी शोबे के इदारों में इस्लाहात करेगा। अब यह अगर इस मुल्क ने चलना है तो ऐसे तो नहीं चल सकता डॉक्टर साहब। ज़ाहिर है आपने भी इस मुल्क को बतौर वजीर खजाना बार बार चलाकर देख लिया। 90 की दहाई में तो नजर आता था नवाज शरीफ साहब का प्लान है इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का भी और प्राइवेटाइज करने का भी, मगर उसके बाद इस मुल्क का प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम रुक गया और इदारे खसारे पे खसारे करते चले गए। तो ये इस्लाहात होती है नहीं, इस्लाहात का लफ्ज हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई प्राइवेटाइजेशन का कोई ऐसा प्लान है आप लोगों के 1.25 महीने हो, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट हो, उसके बाद भी जो हुकूमत आए कि जब ये डिफाइंड हो कि ये अब इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता और हुकूमत इदारों से निकलेगी बजाय इसके कि इदारों में अपनी मजीद मुदाखलत करके इस्लाहात करने की कोशिश करेगी? मैं अर्ज करता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा शाहजेब साहब, ये होना चाहिए और इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन क्या मैं आपको याद करवा सकता हूँ कि 2016-17 में जब इकोनॉमी स्टेबल हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हो गए, जब इन्फ्लेशन CPI 4% से नीचे आ गई, जब पॉलिसी रेट 5.5 पे आ गया, जब स्टॉक मार्केट बेस्ट ऑफ साउथ एशिया हो गई, 6% पे ग्रोथ पे चली गई, तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले पाकिस्तान स्टील और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को पकड़ा और एक पाकिस्तान, आपको याद होगा, एयरवेज की कंपनी बनाई गई। अब उस वक्त जो हो वो आपको आई एम श्योर याद होगा कि फिर हड़तालें हुई, यूनियंस को बाहर निकाला गया, पॉलिटिकली मोबिलाइज किया गया और 3 इंसानी जानें जो हैं उसका ज़िया हो गया। डॉक्टर साहब ये याद है मुझे कि स्टील मिल के प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्टील मिल के प्रोटेस्ट हो रहे थे, इमरान खान साहब और असद उमर साहब आके तकारीर किया करते थे, PIA का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस प्रोटेस्ट में गोलियां चल गई, 2 लोग मर गए जिसकी वजह से नहीं हो सका। बट नाउ आगे
कैसे बढ़ना है, क्योंकि उसके बाद के सालों में कुछ नहीं हो सका और इदारों ने बहुत नुकसान किया, स्टील मिल तो बंद ही हो गई है। तो इस मुल्क ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो जिनका खसारा बढ़े जा रहा है, 2600 अरब रुपए का हमारा सिर्फ पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है, गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट 1700 अरब रुपए का है, ये कंपनियां नहीं चल रही हैं, पीआईए नहीं चल रहा है, स्टील मिल बंद हो गई है, तो हुकूमत ने निकलना है, प्राइवेटाइज करना है और आगे बढ़ना है इस मुल्क में। मैं अर्ज करता हूँ अगर इजाज़त दें, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और इस पे हमें फोकस करना चाहिए, इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। नंबर एक, मैं जो 2013 से चार्टर इकोनॉमी का राग अलापता रहा हूँ और किसी के जूं तक नहीं देंगी, उसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। नंबर दो, नंबर तीन, हम ऑलरेडी, हालांकि हमारे पास, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट इवन द लास्ट आवर, मैं आपको ये एश्योर करता हूँ, हम ऑलरेडी जो पाकिस्तान स्टील के साथ जो पूरा एक आपके पास लैंड मास है, उसके ऊपर उस वक्त मेरी बात हो रही थी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर पे, उसके बाद वो हड़तालों में सब खत्म हो गया, और फिर एक मुल्क में जो एक प्रोजेक्ट 2010 मैं उसे कहता हूँ उसको नाफिज किया गया, और डॉन लीक और पनामा, वो पता नहीं से हिस्ट्री, वो उसके ऊपर आप एक इंडस्ट्रियल जोन बना सकते हैं। अगर आप उसको, मैंने उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ऑफर किया था, 1 रुपए में आप स्टील मिल और सब कुछ ले लें, स्टील मिल आप अपनी मैनेजमेंट और गवर्नेंस से ठीक करें, उसके ऊपर आप इंडस्ट्रियल जोन बनाएं। और मुझे कहा गया जरदारी साहब की तरफ से कि क्या आप इंडस्ट्रियल इस जोन को आप फिस्कल इंसेंटिव देंगे? मैं कहा बिल्कुल दूंगा। उसकी वजह यह है कि 1 रुपए में अगर जा रही है तो हाँ, एक मेरी कंडीशन थी कि स्टील मिल के ऊपर जो लायबिलिटीज हैं वो साथ जाएंगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ये लायबिलिटी जो है फेडरल गवर्नमेंट अपने खाते में डाले और अपने ऊपर लोन्स मजीद ऐड कर ले। आफ्टर ऑल वो उस लैंड मास का वो एसेट है, और वो अभी शायद ये इंडस्ट्रियल जोन इंटरनेशनल कुछ इंटरेस्ट शो हो रहा है कि वो इंडस्ट्रियल जोन बनाने के लिए तैयार है। जो लेगा उसकी फेयर वैल्यू की इक्विवेलेंट लायबिलिटी चली जाए। पाकिस्तान स्टील मिल था को बैलेंस शीट क्लीन हो, व्हाट वी कॉल स्ट्रिपिंग ऑफ बैलेंस शीट, इट कैन बी। इसी तरह पीआईए में आपका 70 अरब रुपए सालाना का लॉस हो रहा है रेवेन्यू का पीआईए को, जब से ये आपकी फ्लाइट्स बंद हुई। किसी ने कुछ नहीं पूछा एक उस वजीर से कि जी उसने बयान दिया और ये फ्लाइटें, आज हम कितने महीनों से, मैं खुद उनकी मीटिंग कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मुझे टास्क दिया हुआ है कि हमने सारी, जो एविएशन मिनिस्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने सारी चीज़ें पूरी कर दी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट। अब सिर्फ एक रह गई है कि हमारा सिविल एविएशन का जो लॉ है इट शुड बी इन लाइन विद यूके सिविल एविएशन की रिक्वायरमेंट्स के। अगर वो हो जाता है इस महीने तो वो फाइनल इंस्पेक्शन जुलाई में होगी, सितंबर में आपके यूके की फ्लाइट्स जो है वो यूके की रिज्यूम हो सकती हैं। और ये 71 बिलियन से जो रेवेन्यू है, यूके अलोन इज 59 बिलियन पीए का एनुअल रेवेन्यू। तो देखिए ये चीजें कर रहे हैं, ये आप फिर उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना कि हुकूमत किस तरीके से बेहतर कर सकती है। हम एयरपोर्ट ऑपरेशन हो, एक पोर्ट ऑपरेशन हमने दिया, एयरपोर्ट ऑपरेशन से लेकर पीआईए चलाने तक, रेलवे चलाने तक, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तक निकलना है स्टेट ने, या मजीद इन्वेस्ट होना है स्टेट ने? जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना लॉस करेंगे। शाहजेब साहब, अगर आप इस हालत में देंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको कहेंगे लायबिलिटीज अपने खाते में लो, उठा लेते हैं इसको। आप अगर आपका 71 बिलियन का रेवेन्यू ऐड हो जाता है, 71 तो नहीं होगा स्टेट में, यूके का इज अबाउट 59 बिलियन, आपके जो उसकी बैलेंस शीट की हालत बदल जाएगी। आप उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कम से कम ले पार्टनर, आपके जो इतने जहाज हैं, आपके पास रूट्स हैं, आपका रेवेन्यू एक्सट्रीम होगी यूके समेत, जो इस वक्त है 59 बिलियन सालाना ऐड हो जाएगा, देन यू आर इन बेटर पोजीशन टू फाइंड अ पार्टनर। ऐसा अगर साथ में करता हूं डोमेस्टिक, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन प्लान हो जो कि अगली हुकूमत जिसकी भी आए वो भी इस पर अमल कर रही हो। मगर दूसरा एक और मसला है कि फिस्कल डिसिप्लिन डोमेस्टिक सेक्टर में कब आए, कैसे आएगा, जब इस वक्त पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी है जो हाई देखा था जिसने 2017 में 11.4% का, वो 9.5% पर आ गया है। भारत का 17% है, नेपाल का 18% है। पाकिस्तान में अभी भी जो आईएमएफ की कंडीशंस पूरी करते हुए भी हमने वो टैक्स रिफॉर्म्स नहीं किए हैं जिससे टैक्स नेट बढ़ेगा, कि ट्रेडर्स टैक्स नेट पे आते नजर आ रहे हो। एग्रीकल्चर में जो आप फार्मर को दे दें, जो आपने देना है छोटे फार्मर को, बट लैंडलॉर्ड जो कमा रहा है उसको टैक्स नेट में लाते नजर आ रहे हो। जब ये नहीं होगा तो ये मुल्क कैसे चलेगा? दोबारा आईएमएफ के प्रोग्राम में ही जा रहे होंगे। नहीं, मैं समझता हूँ कि आपने माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें गिनवा दी। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू कि टैक्स नेट बढ़ा है इस साल
तकरीबन 12 लाख असेसिस बढ़े हैं। आई मीन कीपिंग इन व्यू कि हमारे नंबर ऑफ असेसिस जितने हैं 12 लाख का इजाफा अच्छा खासा इजाफा है। बिल्कुल मेरा ख्याल उनको हम अगर नहीं करेंगे, आपका फर्स्ट टाइम 7 ट्रिलियन क्रॉस किया है, होपफुली जो रिवाइज एस्टिमेट 7,200 का उसके करीब होगा और अगले साल का भी अल्लाह करेगा हम पूरी तरह उसके लिए जो एक नंबर आपके फेवर में जाता है, एक नंबर आपके फेवर में जाता है, मगर उसके बावजूद आप इस साल का एब्सोल्यूट नंबर कोट कर रहे हैं। एक नंबर आपके फेवर में जाता है, वो है 2017 का और वो है टैक्स टू जीडीपी का, मगर क्योंकि 2022-23 का आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो आप एब्सोल्यूट नंबर कोट कर रहे हैं। आप 11.4% पे ले गए थे, उसके बाद पाकिस्तान गिर गया 2.5%। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन शाहजेब साहब आप देखें ना, जो इस हुकूमत को मिला है उसी पे आप उसी को कंपेयर करेंगे ना। आप अप्रैल 22 को जरूर कंपेयर कर लेंगे उसमें कुछ बेहतरी आई कि नहीं आई, लेकिन अगर आप 2017 से कंपेयर करेंगे विच वाज प्रॉब्ली द बेस्ट ईयर। आई विश के जो कुछ पाकिस्तान के साथ खेल खेला गया, जो आज साबित हो चुका सारा के सारा एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था और पाकिस्तान को जो नुकसानात हुए, वो तो मैं समझता हूँ कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए और एस्टैब्लिश होना चाहिए। कौन वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को वहां लाके खड़ा कर दिया, 24वीं मईशत को के किसी को दिलवाया और 47वीं मईशत बना के वो छोड़ गया। शाहजेदा आप तो समझते हैं कि दिस इज वन कंपैरिजन व्हिच स्पीक्स ऑल कि ओवरऑल पाकिस्तान कहां से कहां चला गया, कहां 24वीं मईशत, कहां 47। आप सही कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक्सपोर्ट्स भी आपकी 12 से 15% ऑफ ये जीडीपी होनी चाहिए और आपका टैक्स रेवेन्यू भी एटलीस्ट 12 से 15 होना चाहिए। ये दो चीजें आप कर लें, आपके दोनों ट्विन डेफिसिट खत्म हो सकते हैं। आपका अपना जो है बजट डेफिसिट वो भी खत्म हो सकता है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो सकता है। ये दोनों चीजें शुड बी अवर फोकस। अल्लाह ने अगर चांस दिया तो हम श्योर के जो भी हुकूमत आएगी वो इसके लिए पूरी कोशिश करेगी कि इनको अचीव करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितने काम आउटसोर्सिंग एयरपोर्ट्स हम रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं, दे आर नॉट इन ऑन कैमरा, दे आर नॉट शोन। हमारी कोशिश है कि हम कम से कम 3 में से एक एयरपोर्ट, और हमने क्रेडिबल ट्रांजैक्शन एडवाइजर लगाया। आई एम श्योर यू नो कि IFC को ये काम दिया हुआ है विच इज वर्ल्ड बैंक सब्सिडरी। तो उसके लिए हमारी कोशिश है कि अगले चंद दिनों में ये जो इसका RFA है, जो इसका वो बिड डॉक्यूमेंट्स है, वो यानी इंटरनेशनली फ्लोट कर दिए जाएं। चूँकि 30 दिन का टाइम है तो 6-7 अगस्त के पास अगर वो आ जाती है, अल्लाह करेगा अच्छी क्रेडिबल आए, तो ये इसी तरह एक एक करके जी आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो ब्लीडिंग है SOEs की, इसको हमें जितनी जल्दी हो सके रोकना चाहिए। लेकिन जैसे PIA को थोड़ा सा अगर आप ये कर लेते हैं, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, सितंबर तक आपकी फ्लाइटें खुलने का बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है, प्रोवाइडेड हम अपना नया लॉ इन लाइन विद द इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट जो कि यूके सिविल एविएशन ने दिया हुआ है विश लिस्ट, वो हम कर रहे हैं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि लॉ भी दे दें और जुलाई की इंस्पेक्शन भी हो जाए। बिजली की कीमतों में कितना इजाफा होने जा रहा है? देखें, बिजली की कीमत, आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। शाहजेब साहब, बेहतर है कि आपने देखा कि रात खत्म हुई जुमे की रात, हफ्ते को मैंने वाइंडिंग अप में वो चीज़ें डाली और मैंने फिर शेयर की कि जी ये क्यों कर रहे हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है। इसलिए मैं बिलीव करता हूँ, आपने लाहौर में देखा, मैंने बता दिया कि एक जो IMF की कंडीशन थी कि जो आपकी रीबेसिंग है, जो कि अदरवाइज होती है इन ड्यू कोर्स होनी चाहिए, वो जुलाई में ड्यू है। और उसके नतीजे में आपके टैरिफ में मेरी ये कैलकुलेशन के मुताबिक, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स, नेपरा कैलकुलेट करेगा तो ये 3.5-4 रुपए का फर्क पड़ेगा। उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, उसको बताना चाहिए। हमारा पॉलिसी रेट बढ़ा है, ये उनकी डिमांड थी, हमारे 215 के टैक्स लगे हैं, ये उनकी डिमांड थी। तो हमारे लिए उसके ये जो हमने पब्लिक और पाकिस्तान और अवाम ने जो ये तकलीफें बर्दाश्त की है, इसकी कीमत, इसके डिविडेंड्स भी हैं, वो हमारे सामने होंगे कि हमारे रिजर्व्स देखें, हमारी मार्केट है, हमारा जो रास्ते रुके हुए थे, हमारे जो इंटरनेशनल देखें, $3.5 बिलियन नॉन चाइनीज बैंक को हमने वापस किए, जो कि सारे वापस आते हैं इन रूटीन। आपको भी पता है कि एक्सटर्नल डेट तो कम नहीं होता, बढ़ता ही है। तो इसका मतलब है कि आप जो भी पुरानी पेमेंट करते हैं, आप या उससे रिन्यू करवा लेते हैं, या आप चाइनीज बैंक से रोल ओवर करवाते हैं, दे देते हैं, फिर आपको वो वापस कर देते हैं इन ड्यू कोर्स। 2-3-4 महीने जितने भी लगे, इस दफा तो 2 हफ्तों में हमने हफ्ते में भी किया रिसेंट जो जून वाली ट्रांजेक्शन की। तो हमने इस प्रोसेस में $3.5 बिलियन दिए हैं, क्योंकि
دنیا کو تو نہیں پتا کہ ہماری اور آئی ایم ایف کی کہاں معاملہ پھنسے ظاہر ہوئے ہم نے ہیں، قرض اور واپس ہم اس کیے، کو ہمارے ریزروز نہیں گرے، مگر ہماری چیز آپ نے بجلی کا بتا دیا 3.5 سے 4 روپے. اب 2 جون کو اوگرا نوٹیفائی کر چکا ہے 50% اضافہ سوئی نارتھ کے کنزیومرز کے لیے اور 45% اضافہ سوئی ساؤتھ کے کنزیومرز کے لیے. آئی ایم ایف جو بات نہیں پسند کرتا ہے وہ یہ کہ ریگولیٹر اضافہ کرے اور حکومت روک کے بیٹھ جائے، تو یہ بھی ظاہر آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز کے تحت ہوگا، یہ اضافہ بھی اب پاس آن ہوگا. دیکھیں اس کی جو تفصیل ہے وہ آبویسلی جو ہے اوگرا اور پیٹرولیم منسٹری جو ہے وہ منسٹر صاحب کلیئر کریں گے. اس پروسیس میں جو ابھی ہوا ہے اس میں یہ آئٹم واز ناٹ آن دی ایجنڈا جو ہم نے ایس پی اے کے لیے سارے نیگوشیشن کی ہیں. میں نے ٹیرف کا آپ کو کنفرم کیا ہے، ری بیسنگ ڈیو ہے اور وہ ہونی ہے. نیپرا ول ٹیک اٹس اون ٹائم. نارملی وہ 3-4 ہفتے لگاتے ہیں، جو اس مہینے میں وہ لگائیں گے، اپنا وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس حوالے سے آئی تھنک آئی مسٹ سے کہ مجھے اپنا پیٹرولیم منسٹر صاحب اور ڈاکٹر سے صاحب تفصیل لینی پڑے گی. 38% کی انفلیشن تھی، 29% پر جون کے مہینے میں آئی ہے. آگے جا کے بیس ایفیکٹ بھی کک ان کر رہا ہوگا، مگر جب ان قیمتوں میں اضافہ ہوگا، کچھ ٹیکس اقدامات کیے گئے ہیں، تو انفلیشن رفلی آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب آپ 3.5% کی گروتھ چاہتے ہیں، 22% کا اگر انٹرسٹ ریٹ ہے، اس پر انٹرسٹ پیمنٹس کی وجہ سے آپ کے اوپر جو وفاقی حکومت ہے اس کے اوپر بڑا پریشر انٹرسٹ پیمنٹس کا، تو انفلیشن کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ کنٹرول ہوتی دیکھ رہے ہیں یا باہر جاتی دیکھ رہے ہیں؟ اور ظاہر اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر روپے کی ویلیو کا ہوتا ہے، وہ اسٹیبلائز ہوگی نہیں ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انفلیشن کو تو میں اللہ نے چاہا تو نیچے جاتی دیکھ رہا ہوں. یہ ہم سی پی آئی کو کمپیئر کر رہے ہیں شاہ زیب صاحب، 29 اور 38. ہمیں بھی پتہ ہے کہ کور انفلیشن میٹرز کسی بھی ملک میں، کیونکہ باقی جو ایگزونس فیکٹرز ہیں، جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، یا جو وہ اور یہ ڈیمانڈ پش انفلیشن نہیں ہے، یہ سپلائی سائڈ انفلیشن ہے. اس میں وہ جو ہماری کور انفلیشن ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ دیہاتوں میں ابھی بھی جب یہ 38 تھی تو دیہاتوں میں وہ قریباً 18-19 تھی اور شہروں میں 19-20 تھی، اور اس کی ایوریج قریباً 19-19.5% تھی. دیٹس وائی پالیسی ریٹ آپ کا اس کے نزدیک تھا 21% کے قریب. تو میں اس انفلیشن کو میں نہیں کہہ رہا، مجھے بھی چھوڑیں. آپ پچھلی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی رپورٹ پڑھ لیں اسٹیٹ بینک کی، جس میں سارے پروفیشنلز ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، جس میں اکانومسٹ کا ایک پول بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ دے ہیو ورکڈ آؤٹ کہ فیوچر جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ انفلیشن نیچے جاتی نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ انڈیکیشن کہ ہماری اگر سی پی آئی 38 سے 29 پہ جون کے مہینے میں آئی ہے ایز کمپیئر ٹو مئی ایئر آن ایئر، تو اٹس اے گڈ انڈیکیشن کہ آپ کی کور انفلیشن بھی آبویسلی پرپورشنل نیچے گئی ہوگی. تو اس کے نمبرز بھی اویلیبل ہو جائیں گے ایک آدھ دن میں. تو میرے نزدیک ہم انفلیشن وائز نیچے، ہمارے معاملات جو ہیں نیچے جائیں گے. ہمارا روپیہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ تو بلوم برگ کے اکانومسٹ نے کہہ دیا. میں کہتا تو شاید میری بات نہ مانتے. میں جب پچھلے سال میں جب واپس آیا تو میں نے کہا تھا کہ اس کی 200 سے نیچے ہونا چاہیے. میں ہوا میں بیان نہیں دے رہا تھا، ریل اس وقت تھا ہی 197. اب مجھے جب فیڈریشن ملی دوسرے ہفتے میں مئی میں، انہوں نے کہا جی آپ کے خیال میں اب کیا ہے؟ تو میں نے کہا اراؤنڈ 240. وہ مجھے کوئی الہام نہیں ہے، میری رف کیلکولیشنز ہیں. تو وہ 244 آپ کا بلوم برگ نے، ان کے اکانومسٹ نے کر دیا. تو یہ جو ہمارا کرنسی انڈر پریشر رہی ہے، اس کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک میجر کاز ہے. اس کا یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ نہیں ہو رہا تھا، وہ انگزائٹی تھی جو انٹرنیشنل ایکٹرز تھے. آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک دم سے جو آپ کا ساورن پیپر ہے اس میں کتنی بہتری آئی ہے. آل آف اے سڈن وہ 30-40 سینٹ اس کے مارکیٹ ویلیو میں بڑھ گئی ہے. تو یہ ایک سپائرل ایفیکٹ ہوتا ہے اور یہ ساری چیزوں پہ اس کا اثر ہوگا. آپ کا انشاءاللہ روپیہ بہتر ہوگا، سٹیبل ہوگا اور یہ اپنی اسٹرینتھ گین کرے گا. یہ اس کی نیچرل ویلیو نہیں ہے، یہ اس کی ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ نہیں ہے جس پہ آج کھڑا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کیسے مارکیٹ بیہیو کرتی ہیں. جی دیکھنا ہی پڑے گا مارکیٹ کیسے بیہیو کرتی ہے، کیونکہ اگر آپ نے انٹروین کیا تو آئی ایم ایف کو اچھا نہیں لگے گا، اور آپ نے ان سے کمٹ کیا ہے کہ آپ انٹروین نہیں کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک پولیٹیکل کوسچن، اور وہ یہ کہ آپ ذرا بڑے قریب ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ دبئی تک آ گئے ہیں، پاکستان آ کب رہے ہیں؟ وہ کیا ارادے ہیں ان کے؟ انشاءاللہ اب جب پارٹی کہے گی وہ آئیں گے. جی انشاءاللہ ان کی کچھ تھوڑی سی میڈیکل ٹریٹمنٹ پینڈنگ ہے، تو ابھی تو وہ انگلینڈ جائیں گے موسٹ لائکلی. ان کا نیکسٹ
मे बी एक दो चार रोज़ में उनकी वापसी होगी वहाँ से यूएई से। तो पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरेबिया पहले शायद वो जाए उम्रे के लिए और उसके बाद इंग्लैंड जाएं, लेकिन इंग्लैंड जाएंगे उनकी जो छोटी सी ट्रीटमेंट है, लेकिन जब पार्टी उनको कहेगी आई एम श्योर के वो फिर वापस आएंगे। क्या इस चीज़ पर डिपेंडेंट है कि उनके जो केसेस का फ्यूचर है, खबरें ये हैं कि वो ये चीज़ें वो तय करना चाहते हैं कि किस तरीके से उनके मामलात आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से उनके बेल के मामलात आगे बढ़ेंगे, और वो 14 अगस्त को आने का इरादा रखते हैं। देखिए 14 अगस्त तो मैं गारंटी नहीं कर सकता। बेल के जो मामला थे वो तो बड़े सीधे हैं, वो तो पॉलिटिकल एक विक्टिमाइजेशन के तौर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने उसको एक्सटेंड करना था। मेडिकल रिपोर्ट्स उनको सारी प्रोवाइड कर दी गई थी जो ग्लोबल थी, क्रेडिबल थी, उन्होंने इसके बावजूद उसको नहीं किया। इट्स टेक्निकल फॉर्मेलिटी वो होगी। जहाँ तक इलेक्शन में उनका हिस्सा लेने का ताल्लुक है, कानून बन चुका है, इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, रेलेवेंट सेक्शन में हाल 232 है, तो उनके ऊपर कोई 5 साल की जो वेटिंग पीरियड है वो गुजर चुका है। ही कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। जहाँ तक उनका जो केस है मेन, तो उसमें अगर उसमें जो एक्यूज था जो कि मरीम नवाज साहिबा थी, नवाज शरीफ साहिबा, तो वो क्लियर हो चुकी हैं। तो ये तो वही केस है। तो वन वुड एक्सपेक्ट कि वो आके उस केस में फैसला है इनका जो उन्होंने बंद किया था कि जब वो आए एप्लीकेशन दे तो दोबारा उसकी हियरिंग शुरू होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अगर मरीम नवाज साहिबा उसमें उसको क्लीन चिट मिली है तो ये भी क्लीन चिट मिली। ये तो मैं समझता हूँ कि शायद इस सदी का नॉर्मली मुद्दतें लग जाती हैं, दिहाइयाँ लग जाती हैं, एक उम्र का एक हिस्सा गुजर जाता है जब चीज़ें रिवील होती हैं कि असल पीछे क्या मुहर्रकात थे, क्या साजिशें थी, क्या एक चीज़ अल्लाह ताला ने सामने ला दी है। वो जिस तरह अरशद मलिक हो या आपके जीबी के वो जज हो। आपकी बातों से ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो दोबारा वजीर आजम बनने के लिए ही हिस्सा ले रहे होंगे। इंशाल्लाह हमारी तो ये ख्वाहिश है। एंड आई एम श्योर वो ही विल ऑनर आवर विश लिस्ट, क्योंकि ही इज द लीडर, ही इज द स्टेट्समैन। क्या ख्वाहिश है मियां शहबाज शरीफ साहब, हम सब उनके साथ काम करेंगे। वो उनकी ख्वाहिश तो जाहिर है कि हमें तो उन्होंने बताया, लेकिन ये हम सब की यही ख्वाहिश है कि ना सिर्फ वापस आए इंशाल्लाह, वो इलेक्शन में हिस्सा लें, पार्टी को लीड करें, क्योंकि ही इज वन एंड ओनली स्टेट्समैन लेफ्ट अकॉर्डिंग टू हर थिंकिंग एंड एनालिसिस। और पाकिस्तान को उसी तरह जैसे 20, 13, 17 में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री प्रेडिक्टेड टू बी डिफॉल्ट 6 महीने के अंदर कहाँ 3 साल में पहुंच गए कि दुनिया की 24th इकोनॉमी बन गई और G20 में जाने का अंदिया मिल गया। तो शाहजेब साहब वो लोएस्ट इन्फ्लेशन, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, बेस्ट स्टॉक मार्केट, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आज तक दोबारा नहीं बने। तो लीडर के स्टेटमैन की जरूरत है पाकिस्तान को। वंस ही लीड्स तो आई एम श्योर द टीम विल वर्क। टीम मौजूद है, वो जिसको चुनेंगे वो काम करेंगे उनके साथ।